नमस्कार। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की सजीव साहित्य प्रसारण श्रृंखला की इस कड़ी में मैं प्रेमचंद गांधी आप सभी मित्रों का, साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राजस्थान की प्रतिभाशाली कवियत्री सोनू चौधरी। आज की चर्चा में हम उनसे न केवल कविताएं सुनेंगे बल्कि उनके जीवन के विभिन्न अनुभवों के संस्मरण सुनेंगे। उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने लिखना शुरू किया ये सब जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले पीएलएफ यानी जिसका नाम अब तक पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल यानी समानांतर साहित्य उत्सव था, उसके उसको अब हम पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल यानी जन साहित्य उत्सव के नाम से ऑनलाइन आयोजित करने जा रहे हैं और ये फरवरी में 6 दिन तक चलेगा। अ, इतवार, रविवार और 2 शनिवार इस तरह से 6 दिन प्रगतिशील लेखक संघ की ये पीएलएफ यानी पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल ऑनलाइन होगा, जिसमें हमारे साथ देश-विदेश और राजस्थान, जयपुर तमाम जगह से जुड़े हुए लेखक साथी इसमें ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। इसकी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके बारे में और अपडेट्स हम लोग आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज की कड़ी में मैं इससे पहले कि सोनू चौधरी से हम बात करें, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के साथी और जन कवि जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं, भाई बल्ली सिंह चीमा, उनको पंजाब सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा अवार्ड शिरोमणि साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी तरह आदिवासियों पर के जीवन पर बहुत शोधपूर्ण लेखन करने वाले भाई रणेंद्र को भी पुरस्कृत किया गया है अकादमी की तरफ से। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस बीच हमारे साथ कुछ लेखक साथी भी हमसे बिछड़ गए इस कोरोना काल में, तो उन सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जैसे ही अभी कार्यक्रम शुरू होता है उसके बाद हम उन पर भी चर्चा करेंगे। मैं सोनू चौधरी का स्वागत करता हूँ और सबसे पहले मैं सोनू चौधरी को से ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने मीमांसा के ब्लॉग में लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जुड़े हुए साथी दर्शकगण भी ये बात जानें कि वो कैसे उन्होंने लिखना, पढ़ना शुरू किया, एक पारिवारिक माहौल कैसे मिला और उसमें एक लिखने की जो शुरुआत हुई, वो किस तरह से हुई? सोनू चौधरी, स्वागत है आपका। सभी को सादर नमस्कार। और सबसे पहले मैं राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ का बेहद आभार व्यक्त करती हूँ और प्रगतिशील लेखक संघ के जो नेपथ्य के नायक हैं, आदरणीय ऋतुराज सर, आदरणीय ईश मधु तलवार सर और मेरे सामने हैं प्रेमचंद गांधी सर, इनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी सुनने वालों को नमस्कार। हाँ सर, बताएं। आप जारी सर रखिए आप अपनी। जी। अ, तो सबसे पहले मैं किस बात से शुरू करूं? बचपन से शुरू करूं? बिल्कुल, आप बचपन से शुरू कीजिए, किस तरह का घर में जो माहौल मिला जिसने आपको लिखने की या पढ़ने की तरफ प्रेरणा दी और जिससे आपका एक लेखक व्यक्तित्व का निर्माण जहाँ से शुरू होता है, वहीं से बात करना शुरू करते हैं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुई, जहाँ तो कण-कण कुंदन है और बूँद-बूँद जीवन है। और राजस्थान में भी मैं हनुमानगढ़ में जन्मी, जो पहले भटनेर कहलाता था और कहते हैं कि वहाँ सरस्वती नदी बहती थी। तो वो जो सरस्वती लुप्त हो गई, वो शायद मेरे भीतर आने लग गई धीरे-धीरे। तो वो वरदान ही मैं मानती हूँ कि लेखन का बीज पड़ गया और उसके बाद धीरे-धीरे जब जिस उम्र में समझ आने लगी तो देखा कि घर पर माता-पिता का पढ़ाई पढ़ने की तरफ बहुत ध्यान था। किताबें बहुत ज़्यादा थी घर में
और अक्सर उन पे चर्चा भी होती थी। नियमित मैगज़ीन्स आती थी, धर्मयुग, कादम्बनी और इतना बड़ा साइज़ उन मैगज़ीन्स का जो आजकल देखने को भी नहीं मिलता। तो कई बार मम्मी कहती थी कि इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो पापा कहते थे कि इसमें तो इतना सारा मैटर है कि पूरी मैगज़ीन रख ली जाए। तो धीरे-धीरे वो अंक संग्रह होने लग गए। सारे अंक जो थे कादम्बनी और धर्मयुग और मेरे पापा को शुरू से नाटक देखने का बड़ा शौक था। तो यहाँ मुझे याद है कि रवींद्र मंच पे एक आरडी मंत्री करके अंकल होते थे जो पापा के फ्रेंड थे, वो उन्हें हर बार आमंत्रित करते थे, हम सब नाटक देखने जाते थे। फिर जब अलवर ट्रांसफ़र हुआ तो अलवर में राजा भर्तृहरि के बहुत नाटक चलते थे। तो वो बचपन से वो बीज पड़ता गया और वो एक एक और घटना बताती हूँ कि मैंने साइकिल भी इस चाव में सीखी थी कि किराए की अमर चित्र कथाएँ और दूसरी पत्रिकाएँ लेने के लिए जाना पड़ता था दूर। तो कि जल्दी-जल्दी बदल के ले आएँगे 1 दिन में और पढ़ के उसको और तो ऐसे घर में पूरा माहौल ऐसा मिला, पूरे संस्कार ऐसे पड़े कि पढ़ने-लिखने से इतना जुड़ाव हो गया और जब एक आपको घटना बताती हूँ कि 11 साल की अबोध उम्र थी, तब तो बिल्कुल अल्हड़ उम्र थी। उस वक़्त एक धर्मयुग में एक पढ़ा गीत कि लेखक जी तुम क्या लिखते हो? तो वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, आप पहचान जाएँगे कि वो किसकी रचना है। लेखक जी तुम क्या लिखते हो? हम मिट्टी के घर लिखते हैं। धरती पर बादल लिखते हैं, बादल में पानी लिखते हैं। मीरा के एक तारे पर हम कबीरा की बानी लिखते हैं। मीरा के एक तारे पर हम कबीरा की बानी लिखते हैं। सिंहासन की दीवारों पर हम बागी अक्षर लिखते हैं। कागज के सादे लिबास पर स्याही की बूंदों का उत्सव ठहर गया लोहू में जैसे कोई खारा-खारा अनुभव। फूलों पर खुशबू के लेखे बंदूकों में डर लिखते हैं। तो ये कृष्ण कल्पित सर की रचना है और उस वक़्त मुझे मालूम नहीं था इसको जब अभी समालोचन में मैंने पढ़ा ये पूरी रचना तो वो पूरा संस्मरण मेरी आँखों के आगे आ गया और अभी मैंने मीमांसा में इस पर लिखा। तो ये बीज थे लेखन के और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस युग में हूँ कि मेरे चारों ओर ज्ञान का समुद्र है। मैं जहाँ कभी मैं फ़ेसबुक पे कोई अच्छी पोस्ट देखती हूँ, समालोचन देखती हूँ, पोशंपा देखती हूँ, सदानीरा देखती हूँ, मेरे चारों ओर ही लेखक वर्ग है और किताबें हमें घर बैठे उपलब्ध हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा मैं पीएलएफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो ये 3 साल से साहित्यिक उत्सव हो रहा है। हम पहले भी लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड करते थे लेकिन उसमें भाषा की दीवार लगती थी और हिंदी साहित्यकारों का इतना सम्मान मैंने देखा। विष्णु खरे जी को सुना, ऋतुराज सर को सुना जब पहले जो साहित्य उत्सव हुआ पीएलएफ उसमें, तो मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली और एक आंचलिक यात्रा हुई थी सुजानगढ़ की। आप भी थे सर उसमें? तो जी, अ, हम भी व यही साथ वो आपके। वो क्षण मैं एक्चुअल में उस तरंग को मैंने पकड़ा कि वो जो होता है ना कि साहित्यकारों से बातचीत होती है आपकी, तो जो चीज़ मैं मिस कर रही थी बहुत टाइम से वो वापस से वो फ्लो बनना शुरू हुआ। तो जो मेरे हिसाब से जो लेखन होता है वो तो आपकी समय और स्थितियों से और परिस्थितियों को देख के अपने आप ही प्रस्फुटित हो जाता है। तो ये शुरुआत थी। नहीं आपने अपने संस्मरण में ज़िक्र किया है धर्मयुग का और दूसरी जी, पत्रिकाओं का। तो जी, उनमें जैसे आपने कृष्ण हमारे मित्र बड़े लेखक साथी कृष्ण जी, कल्पित का ज़िक्र किया, तो इस तरह से मेरे ख़्याल से और भी लेखक होंगे जी। जिनके लिखे को डॉक्टर पढ़कर सत्यनारायण सर हैं। उनकी जी, मैं यायावर की उस वक़्त मुझे उनका शायद नाम नहीं पता था। यायावर की डायरी तो मैं बहुत समय से पढ़ रही हूँ। अलग-अलग जगह पर छपती थी वो और जब मैं बोधि प्रकाशन में डॉक्टर सत्यनारायण सर से मिली तो मैं बहुत हैरान थी। उनकी
अभी ये धरती कविता जो है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो राजा राम बहादुर सर हैं, कितने बड़े आलोचक हैं और जी चरण सिंह पथिक जी हैं, दुष्यंत जी हैं, राम कुमार सिंह जी हैं, दिनेश चारण जी हैं। ये सब जो हैं, ये आपको इनकी पोस्ट देखिए और इनकी लेखन देखिए, वो सब प्रेरित करता है। अभी दुष्यंत जी ने बहुत बहुत सुंदर कहानी लिखी है। वो ऐसे लगता है इतनी शोध से उन्होंने वो कहानी शोधपरक कहानी है। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हैं, वो जयपुर आ गई हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की, कि उनसे मिलना होगा और मैं उनसे मिली भी हूँ। तो इन सब का लेखन जो है रूपा सिंह जी हैं, उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। रुचि भल्ला हैं मैम, उनसे मेरा फ़ेसबुक के थ्रू ही परिचय हुआ, तो मुझे उनका लेखन भी बहुत पसंद है, उनकी कविताएँ और कहानियाँ। तो राजाराम बहादुर सर हैं, जिनका इतना अच्छा हम लाइव प्रोग्राम देखते हैं। अनामिका जी हैं, राजेश जोशी जी हैं, प्रभात जी हैं, माधव राठौर जी हैं, किन-किन का नाम लूँ, सभी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मुझे इन सब से बहुत प्रेरणा मिलती है। जी, बहुत शुक्रिया। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे आज कविता पाठ की? मैं मेरी किताब श्रृंखला की 2 क कहाँ कविताएँ अभी सुनाती हूँ जी, आपको वो पहले। बहुत अच्छी श्रृंखला है। हाँ, बहुत अच्छी श्रृंखला है हाँ किताब जी, की। जी, 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 जी। और सुनिए, सुनिए। इसमें हैरानी की बात ये है कि ये कविताएँ बिल्कुल एक सिटिंग में लिखी गई हैं और इसमें कोई भी बिल्कुल ऐसी कविता है कि इसमें कोई सुधार भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं हुई। वो एक बार में मुझे एक संतुष्टि हुई और मेरे लिए लेखन खुद की बेचैनी दूर करने का बहुत अच्छा माध्यम है कि जब तक नहीं लिखो तब तक कुछ कुलबुलाता रहता है भीतर। तो जी, इसलिए मैं पढ़ती हूँ पहली कविता। जी। हाँ, शुरुआत करें। स्वागत है। मेरी पहली कविता है किताबें और आदमी। मैंने देखा है कई बार शीशे वाली दीवार के पार, किताबों की दुकान पर बैठा आदमी अकेले में बतियाता है। मैंने भी की हैं मक्सिम गोर्की और अमृता प्रीतम से बातें। कितनी बार शमशेर बहादुर और महादेवी के साथ मौन जिया है। निर्मल वर्मा से चला बरसों एकालाप। इतिहास से जीवित होती भारतेंदु की मल्लिका और कितने प्रिय लेखक के पात्रों के संग साथ अनगढ़ जीवन जिया मैंने। पात्र और घटनाएं सजीव होती रही। पात्र और घटनाएं सजीव होती रही, यात्राओं में भी साथ साथ। परदेस गए पति के इंतजार में रविंद्र की नायिकाएं वास्तव में थी हमारे आसपास। जैसे हर तारीख गवाह हो जैसे हर तारीख गवाह हो, ऐसे गवाक्ष बने अज्ञेय के पात्र। चेखव और ब्रेख्त भी जिंदा रहे बहुतों के साथ कॉफी हाउस में। शेक्सपियर के नाटक सरहद पार कर पहुंचे बांटने अकेलापन। गांव के सारे बैल, होरी और कमली जैसी छोरी लगते रहे दूर दराज के शहर भी अपने से किताबों की बदौलत। ये अपनी यायावरी के किस्से सुनाती रहीं, तुम्हारे मन की फितरत को पनाह देती। ये अपने यायावरी के किस्से सुनाती रही, तुम्हारे मन की फितरत को पनाह देती। किताबें अनजाने प्रेम पत्रों सी होती हैं, कभी पता नहीं बदलती। वाह! आ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगता है। शुक्रिया। दूसरी भी किताब श्रृंखला से मैं पढ़ती हूँ क्योंकि वो एक फ्लो बन गया है। तो हम किताब श्रृंखला की 3 कविताएँ अभी लेते हैं इकट्ठे, है ना? दूसरी मैं जी, पढ़ती हूँ। स्वागत जब मैं मुस्कुराते हुए पढ़ रही हूँ किताब जब मैं मुस्कुराते हुए पढ़ रही हूँ किताब, ठीक उसी वक़्त एक लड़की के भविष्य के बारे में उसके पिता ने सुना दिया है, उसे किताबों से दूर ले जाता हुआ एक फैसला। कहीं किसी शहर में एक पिता ने बेच दी है अपने लड़के की प्रिय किताबें, अपनी शाम का इंतज़ाम करने के लिए। एक सौतेली माँ ने रख दी हैं परछत्ती पर किताबें और सो रही देर तक, सुबह के पानी की फ़िक्र किए बिना। एक परिवार ने बनाने शुरू कर दिए हैं
किताबों से थोक के भाव में लिफाफे। परदेस गए अपने पति के प्रिय लेखक की कुछ किताबें रद्दी में दी हैं एक पतिव्रता स्त्री ने अभी अभी। मेरे अपने गांव में चूल्हे को समर्पित की हैं काकी ने कुछ किताबें। मेरे आस पड़ोस की दुनिया में किताबें कम होती जा रही हैं और मुस्कुराहटें भी। मेरे आस पड़ोस की दुनिया में किताबें कम होती जा रही हैं और मुस्कुराहटें भी। किताबें होती हैं एक जिंदा शय। देखा नहीं कैसे फड़फड़ाते हैं पन्ने, झपट्टा मारते हैं बाज की तरह शब्द तुम्हारी आंखों में और कोनते हैं मन में विचार। किताब साथ होने के मायने जानता है। कल साइकिल चलाते पैर तुड़वा बैठा एक लड़का। किताब साथ होने के मायने जानता है। कल साइकिल चलाते पैर तुड़वा बैठा एक लड़का और 3 महीने बाद काम पर निकले उसके अभिभावक। बगल में रहने वाला उसका खिलंदड़ दोस्त, स्मार्ट टीवी और फोन, ये सब अकेले लड़के का दुख, ये सब उस अकेले लड़के का दुख नहीं उठा पाएंगे। तब वो उठाएगा किताबें। बचपन की एल्बम वाली किताबों से अब तक की साइंस फिक्शन वाली किताबें। अजनबियों से भी बदलेगा खिड़की से किताबें। स्कूल छुड़ा दी गई महावर रची लड़की नुक्कड़ की दुकान से पढ़ेगी कृष्णा सोबती, ममता कालिया की कहानियों की किताबें। स्कूल छुड़ा दी गई महावर रची लड़की नुक्कड़ की दुकान से पढ़ेगी कृष्णा सोबती, ममता कालिया की हाँ कहानियों की किताबें। वो पढ़ेगी दीवार फांदना मुश्किल है। वो पढ़ेगी दीवार फांदना मुश्किल है तो क्यों ना खिड़की पर पांव धर लिए जाए। किताब के बने लिफाफों को पढ़ता, किताब के बने लिफाफों को पढ़ता हाथ फिराता 10वीं फेल लड़का पिता की परचूनी की दुकान पर बैठा अब इनसे प्रेम कर बैठेगा। घर से भागा लड़का स्टेशन पर भेलपुरी रखे कागज में, घर से भागा लड़का स्टेशन पर भेलपुरी रखे कागज में तलाशेगा अपनी किताबें। उधर उसकी माँ कथाकार सत्यनारायण की डायरी को पढ़ जानना चाहेगी उसका मन। और इधर रैक में रखी उदास किताबों को देख सोच रहे होंगे नगर के तमाम लाइब्रेरियन, महामारी में देनी थी 4 किताबें ज्यादा। मेरे हाथ में अब भी किताब है और मैं मुस्कुरा रही हूँ। शुक्रिया। बहुत सुंदर लगता है तो हम जी। किताबों के बीच हैं, तो एक और जी छोटी जी सी कविता किताबों की सुनाती हूँ। जी। किताबों के साथ। किताबें कभी नहीं पूछती तुम्हारे दुनियावी रिश्तों का गणित, नहीं तोलती नातेदारों की तरह तुम्हें अर्थ के तराजू में, नहीं तोलती नातेदारों की तरह तुम्हें अर्थ के तराजू में। और तो और मानती हैं तुम्हें साधु, ना जात पूछती हैं न ही रखती हैं स्त्री पुरुष के खांचे में। ये जिल्द वाली और बिना जिल्द वाली किताबें कभी नहीं बंधी सामाजिक दायरे में। ये जिल्द वाली और बिना जिल्द वाली किताबें कभी नहीं बंधी सामाजिक दायरे में, फिर भी बांधती हैं, फिर भी बांधती हैं अपने मोहपाश में। किताबों के साथ अकेला कहाँ होता है आदमी। शुक्रिया। सुंदर कविताएं हैं। जी जी आगे बढ़े कुछ और। जी, मैं बताना चाहूंगी कि जब मक्सिम गोर्की को मैंने पढ़ा, उनका माँ उपन्यास पढ़ा, मेरा बचपन पढ़ा, हमारे विश्वविद्यालय पढ़ा, तो जी वो मैंने उसको कई बार पढ़ा। मुझे उनसे बहुत बहुत अच्छा लगा। उस वक्त रूसी साहित्य, जो हम राजस्थान यूनिवर्सिटी जाते थे तो रास्ते में वहां पे वो एक वैन खड़ी होती थी, वहां पे रूसी साहित्य, बहुत सस्ता रूसी साहित्य मिलने लग गया था, उसके हिंदी अनुवाद मिलने लगे थे, तो वो मैं खरीदती थी। और हाँ, वो चलता हाँ फिरता किताब घर था एक। हाँ, बहुत अच्छा। और जयपुर में सारी लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी, और मैंने जो पहला कॉलेज में बंक मारा था वो भी सिर्फ लाइब्रेरी के लिए मारा था, क्योंकि कॉलेज की लाइब्रेरी में जो हमारी किताबें थी उससे अलग कई सारी किताबें थी।
तो वो मुझे बहुत आकर्षित करती थी और उसके लिए एक बस कोना चाहिए था मुझे और वहाँ की लाइब्रेरी बड़ी अच्छी थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, राधा कृष्ण लाइब्रेरी, जवाहर कला केंद्र की लाइब्रेरी, ये महाराजा लाइब्रेरी और एक राजस्थान में ये जयपुर में सिटी जो म्यूज़ियम है, उसके जी। पीछे की तरफ वहाँ पे भी ऊपर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ भी काफ़ी अच्छी किताबें हैं। तो ये सब क्या जो लाइब्रेरी है वो मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं रही। तो वहाँ बहुत जाना हुआ तो बहुत प्रेरणा मिली। शुरू से पढ़ने में ज़्यादा रुझान था, वो भी कोर्स की किताबों से अलग साहित्यिक किताबों में। तो एक चीज मैं जानना चाह रहा था, आपने कंटेंट जी, राइटिंग की है, विज्ञापन लिखे हैं, उस तरह जी, का काम, जी, तो उसका जी, मुझे लगता है साहित्य में अगर आप दखल रखते हैं तो उस कंटेंट राइटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव ये होता है कि आप जिसको हम संपादन कला कहते हैं, वो संपादन कौशल जो है वो जी, आपके भीतर आ जाता है। और आपकी कविताएं पढ़ते हुए, आपसे अभी सुनते हुए भी लगा कि वो जो कौशल है वो आपकी जी, कविताओं में भी दिखाई देता है कि कितने कम शब्दों में कितनी गहरी बात हम कह जी। सकते हैं। जी, आपने तो सही पहचाना है। जब मैंने कॉपीराइटिंग की शुरुआत की तो मुझे लगा कि मैं कोई और जॉब नहीं करूँ जो मेरे लेखन से रिलेटेड जॉब है, जिसमें पढ़ना-पढ़ाना हो, वो करूँ। तो मुझे ऐसा अवसर मिल गया कि मैंने कॉपी और जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय संजीव मिश्र सर हैं थे, जी, जी, तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने जब कॉपीराइटिंग की शुरुआत की तो मैंने उन्हीं से उसका पहला जो सीखना था वो मैंने उन्हीं से सीखा है, आदरणीय संजीव मिश्र सर से। तो तब वो जेपीसी में थे और वहाँ पे एक पार्ट टाइम कॉपीराइटर की ज़रूरत थी। तो मैंने वहाँ पे क्योंकि मेरे घर पे ऐसा था कि मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती थी, तो मैंने कॉपीराइटिंग की जॉब की। तो मुझे उससे कॉपीराइटिंग से ये फ़ायदा हुआ कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कहनी है और दूसरा उन शब्दों के बीच के मौन को पकड़ना है। तो वो कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग में ऐसा हुआ कि वो शब्दों के बीच का मौन पकड़ते-पकड़ते और फिर मुझे मदद मिली जो मेरी सबसे उस वक़्त महँगी किताब थी जो मैंने खरीदी, वो थी अरविंद कुमार सर की थिसारस जो थी। अरे! हाँ, वो बहुत अच्छा हाँ, है। वो मुझे इतनी अच्छी लगी और वो थिसारस से मुझे बहुत मदद मिली। फिर वहाँ पर मैंने एक मुझे याद है एक मैंने वो पढ़ी किताब अनुपम मिश्र की राजस्थान की रजत बूँदें और आज भी खरे हैं तालाब। वो आज तक दोनों किताबें मेरी बहुत फ़ेवरेट हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़े मिशन के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने उसको कितनी सहजता और साफ़गोई से लिखा। यही चीज़ मुझे पता है सत्यनारायण सर के लेखन में भी लगती है। जो डॉक्टर सत्यनारायण सर हैं, उनकी गुसाइन कहानी देखिए, मैं जितनी बार पढ़ती हूँ उसमें अलग आयाम दिखते हैं। अभी कथा देश में हम उनकी श्रृंखलाएँ पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जी, निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छा किया, आपने संजीव मिश्र की याद दिलाई। संजीव मिश्र हम सब जी, जो लेखकों के मित्रों में से थे, बहुत अच्छे कवि थे और जी, संपादन के मामले में भी उनका कोई जवाब नहीं। और बहुत-बहुत। आपको जानकारी है कि नहीं, हमारे जो मित्र हैं जिनका आपने अभी नाम लिया, रामकुमार सिंह, जी, तो संजीव मिश्र की मृत्यु के बाद हमने उनके नाम से एक पुरस्कार शुरू किया था, तो पहला पुरस्कार जो था संजीव मिश्र स्मृति पुरस्कार, वो रामकुमार सिंह को दिया गया था, अच्छा, राजस्थान अच्छा। संजीव पत्रकार संघ की तरफ से। हाँ, तो और संजीव को याद करना आज हमें लगता है कि हमें तमाम हमारे जो पुरोधा लेखक थे उनको याद करने की तरह। संजीव निश्चित रूप से उनका एक दार्शनिक पक्ष भी था, उनके चिंतन का जी, पक्ष भी था, जो उनके लेखन जो उनकी मृत्यु के बाद सामने आया, उससे भी पता चलता है। क्योंकि खास जी, तौर से वो ताओवाद और जैन जैन परंपरा और उसका उन्होंने काफ़ी अध्ययन भी किया था। और मैं जी। एक बात पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपके व्यक्तित्व में भी उसका थोड़ा बहुत असर दिखाई देता है, हाँ, जब हाँ। आपसे बात हुई हाँ, थी। मैं वैसे जी, ताओवाद तो नहीं पर मैं विपश्यना से जुड़ी थी। मैं 2009 में विपश्यना और गीता से जुड़ी और दोनों ने मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव डाला है। मुझे खुद को जानने का अवसर मिला और मुझे ये समझ आया कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो उस तरह से मुझे जितना मैं
कई बार मैं कविताओं में मेरी जो कविताएँ निकलती हैं मुझसे बाद में मैं उनमें खुद को खोजती हूँ, कि मैंने ये क्यों लिखा? कि मेरे भीतर क्या चीज़ थी जो ये बाहर आई है? तो मैं आपको एक अपनी कविता सुनाती हूँ जी, जिससे आपको लगेगा कि ये कुछ इसके भीतर की वो क्या चीज़ निकली है। अ, जी, इस स्वागत। कविता का शीर्षक है मेरी आवाज़। बचपन से कोशिश जारी है, पर अब तक पहाड़ के पार मेरी आवाज़ नहीं जाती। बचपन से कोशिश जारी है, पर अब तक पहाड़ के पार मेरी आवाज़ नहीं जाती। पहले गूंजती थी पहले गूंजती थी और लंबी यात्रा कर टकरा कर लौट आती थी। पहाड़ के इस ओर और उस पार ऐसा कुछ नहीं बचा, जो अब मेरी अपनी आवाज़ लौटा लाए। मेरी खनकती आवाज़ अपने पास रखने वाला वो सूखा कुआँ अब भर चुका है आदिवासियों की चीखों से। मेरी आवाज़ जिन पेड़ों पर झूलती थी, कलाबाजियाँ खाते हुए, वहाँ प्रेमियों की, किसानों की, आत्महत्या करने वाली रस्सियाँ बंधी हैं। बहुत से पहाड़ खप गए हैं इमारतों में। बहुत से पहाड़ खप गए हैं इमारतों में, मेरी आवाज़ घुट गई है मोबाइल टावर में। रात वाह! की बहुत सुंदर। नीरवता रात की नीरवता टटोलती है जब आवाज़ों का जंगल। रात की नीरवता टटोलती है जब आवाज़ों का जंगल, तब सब ओर से आती है हामी भरते सियारों की आवाज़ें। वाह! तब सब बहुत ओर खूब। से आती है हामी भरते सियारों जैसी आवाज़ें, मेरी कोशिशें लौट कर आती हैं, आवाज़ नहीं। शुक वाह! बहुत सुंदर और कितना अपने जैसे ज़माने भर का दर्द एक कविता हुँ, में समेटने की कोशिश की अपनी आवाज़ के माध्यम से। जी, जी, स्वागत है। आगे जी। बढ़ें और कविताएँ हमारे बहुत सारे मित्र जो इस समय फ़ेसबुक लाइव देख रहे हैं, जी, माधव राठौर, उजाला लोहिया, तारावती, नरेश अग्रवाल, ईशमधु तलवार, ज्योत्सना जी, तमाम लोग आपकी कविताओं की और आपकी बातों की मतलब तारीफ़ कर शुक्रिया, रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जी, आगे बढ़ें और अगली कविता जी, बस। अगली कविता भी गाँव से रिलेटेड है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं कॉपी राइटिंग कर रही थी, कंटेंट राइटिंग कर रही थी, उस वक़्त धीरे-धीरे एक अंदर से इच्छा जागृत हो रही थी, जैसे कि समाज से जुड़ने की कुछ। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जनसंचार था, तो इसलिए मैंने सूचना शिक्षा और जनसंचार के क्षेत्र में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुँची और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं गाँवों में तक पहुँची और वहाँ पर मैंने गाँव को बहुत नज़दीक से देखा। मैं गाँव में रही नहीं लेकिन मेरे कार्य में मैं गाँव तक पहुँची और वो गाँव कब मेरे भीतर आके बैठ गया मुझे पता ही नहीं लगा। अ कितने मैं ऐसे लोगों से मिली जो गाँव से भाग के शहर आने वाले लड़के थे और गाँव से जो पलायन करके यहाँ पर आए और उनके मैंने दुःख दर्द देखे। तो अ, ये कविता ऐसे ही निकली है देखिए। जी, जी, कुएँ की स्वागत। जगत पर प्यास की जुगत। हुँ, कुएँ की अच्छा। जगत पर प्यास की जुगत कविता का शीर्षक है। उनके पास खाना पका और खा लेने जितने बर्तन थे। अतिथि हुँ, के आने पर पड़ोसी के बर्तन भी घर आ जाते। जब उनके घर की छत पर बूंदें राज करती, तब बारिशें भी घर को मेजबानी के लिए उकसाती। हुँ, बीज, खाद, पानी, सुरक्षा। बीज, खाद, पानी, सुरक्षा हर साल कोई 2 ही उनके खेत के भाग्य में रहे। वे अंधेरी रात दौड़ते और भोर तक खेत की मेड़ बनाते। तब उनके घर पर स्त्रियां दहलीज के अंदर बाहर होती रहती। वे सूत काटते थे वे सूत काटते थे और देखते रहते अपने बच्चों को सिर झुकाए बड़ा होते। उनके सूत उलझ जाते थे अक्सर लपेटते-लपेटते, भविष्य की तह को खोजते। सुलझे खिले गट्ठरों से मिल मालिक छाँट लेता था अपना असल। पड़े गट्ठरों के साथ वे अलग-थलग सुलझाते थे अपना जीवन। हुँ, अपने से बड़ी उम्र वाले से ब्याही गई उनकी बेटियां चली हुँ, जाती थी खुशी से ससुराल और वाह! कई सावन प्रतीक्षा करती रहती उनके बुलावे की।
और कई सावन प्रतीक्षा करती रहती उनके बुलावे की। उनके आदर्श गांव में नए नए आए विकास खंड अधिकारी सरपंच की तत्परता से वास्तविकता से रूबरू होकर चिट्ठी लिखते सरकार को। उनके आदर्श गांव में नए नए आए विकास खंड अधिकारी सरपंच की तत्परता से वास्तविकता से रूबरू होकर चिट्ठी लिखते सरकार को अनुदान राशि बढ़ाने हेतु, क्योंकि चलती रहनी चाहिए कुएं की जगत पर प्यास की जुगत। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। तो कुछ जी जी हाँ, आप नहीं मैं बताएं। तो पूछ रहा था कि गांव में आपने अपने कार्य के दौरान जिस तरह से होता है कि भाई आप कार्य समय के दौरान वहां रहे, लोगों का जीवन देखा, तो वो जीवन इस कविता में भी दिखाई देता है। तो मैं समझता जी हूँ आपका जो अनुभव संसार उस ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के दौरान जो भी समृद्ध हुआ होगा वो हमें और रचनाओं में भी देखने को मिलेगा। मैं ऐसी जी अपेक्षा करता हूँ। और जी, जी आगे बढ़ें। एक वो इस रचना में भी दिखता है। उम, एक रचना है कि जो मैंने कोरोना काल में लिखी है। ये कोरोना से पहले की बात है। तब हाँ, कोई पटरियों पर नहीं सोता था। अरे वाह, ये बहुत सुंदर। कोरोना से पहले की बात है, तब कोई पटरियों पर नहीं सोता था, सब सोते थे प्लेटफ़ॉर्म पर। एक दफ़ा माफ़ी भी माँगी थी मैंने, एक दफ़ा माफ़ी भी माँगी थी मैंने उस छोटे से लड़के से, जो कंबल ओढ़े सो रहा था प्लेटफ़ॉर्म पर, मेरे पैर लग जाने पर भी नहीं उठा, मानो सो रहे पूर्वजों की थकान हो उसके पास। मेरे पैर लग जाने पर भी नहीं उठा, मानो सो रहे पूर्वजों की थकान हो उसके पास। और ये कोरोना काल की बात है, जो सो गए लोहे की पटरियों पर। और ये कोरोना काल की बात है, जो सो गए लोहे की पटरियों पर, इनके पास भी थी शायद अपने पूर्वजों की थकान। शुक्रिया। जी, इस कविता को पढ़ते हुए मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि आपने जो इतनी मार्मिक बात एक छोटी सी कविता में कह दी, क्योंकि कोरोना काल ने हमें दिखाया है कि मनुष्यता भी किस तरह से खत्म हुई इस दौर में, और निरंकुशता भी किस तरह से बढ़ी है। और कितने लोगों को न केवल जीवन से हाथ धोना पड़ा बल्कि अपने कामकाज धंधों से भी, और वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं। जो चले गए उन सबको हमारी श्रद्धांजलि। लेकिन उसको कविता में उतारना, उस दर्द को, उस पूरे आख्यान को, ये बहुत बड़ी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ और कविताएं आप अपने जीवनानुभव जो आप शेयर करना चाहें। जी। एक कविता है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। अपने पैर के अंगूठे से ज़मीन कुरेद रही स्त्री। अपने पैर के अंगूठे से ज़मीन कुरेद रही स्त्री। बुद्ध के ठीक सामने श्रावस्ती के विशाल प्रांगण में नीचे मुंह किए बैठी एक मौन स्त्री अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही है। ये स्त्री अभी-अभी सह के आई है तीक्ष्ण निगाहों के चाबुक। क्यों, कब, कहाँ, कैसे चली सवारी, जैसे जुमलों के जवाब देकर। क्यों, कहाँ, कब तक चली सवारी, जैसे जुमलों के जवाब देकर। ये स्त्री कल जब अबोध कन्या थी, तब चपल हिरनी सी भय और सीमाओं से परे थी, ऊर्जा और चेतना का पुंज सभी को तरंगित करती। फूलों में सुवास, बादल में पानी, पंछियों में गीत और जीवन में संगीत। इसी की पुलक से थी, सभी में जीवन था। बुद्ध के सामने बैठी ये स्त्री तटस्थ होकर खोद देगी एक दिन, देखना तुम्हारी रूढ़ियों की जमीन। शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता है ये। और इसके अलावा आपने आज के लिए क्या कुछ खास चयन किया है? मतलब किताब सीरीज तो बहुत अच्छी है ही, और कोरोना काल की कविता भी आपने सुनाई, जी और पूरे ग्रामीण क्षेत्र की ये की जुगत। तो आगे जी बढ़ते हैं और कुछ और कविताएं आपसे सुनने जी का आग्रह करते हैं, सुनाने का आग्रह। जी। एक कविता है।
उन्होंने पेड़ के तनों को छील कर खंजर बना लिए। उन्होंने वाह! पेड़ के तनों को छील कर खंजर बना लिए। मैं फिर से फूल उगाने की कोशिश में जुटी रही। वाह! जब वे उन खंजरों से खत्म करने लगे मेरी दुनिया जब वे उन खंजरों से खत्म करने लगे मेरी दुनिया, मैं फूल से मरहम बनाने लगी। वाह! मैं फूल से मरहम बनाने लगी। अब वे रोटियाँ सेक रहे थे अपने कृत्यों पर। हुँ, अब वे रोटियाँ सेक रहे थे अपने कृत्यों पर, तब मेरे हाथ जले आग बुझाते-बुझाते। तब मेरे हाथ जले आग बुझाते-बुझाते। उन्होंने फिर से कुछ पेड़ छीलने की कोशिश की। उन्होंने फिर से कुछ पेड़ छीलने की कोशिश की, पर अब मेरे पास हाथ नहीं थे कि मैं फूल उगा सकूँ। वाह! शुक्रिया, बहुत सुंदर कविता शुक्रिया। है और इसके अलावा मतलब आपने जिस तरह की विज्ञापन वगैरह लिखे हैं, कुछ बता सकते हैं हमारे साथियों को कि आपके जो हाँ, मैं लोकप्रिय हो? एक 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 रोचक बात बताती हूँ, उससे ये पता लगेगा कि कविता की कितनी बड़ी शक्ति है। जी। मैं एक्चुअल में मैं जब राजस्थान पत्रिका में काम कर रही थी, तो वहाँ कॉपीराइटर के तौर पर, तो एक बार मुझे एक इन हाउस विज्ञापन अभियान बनाना था, जो राजस्थान पत्रिका के होर्डिंग्स सब जगह पूरे राजस्थान में लगने थे और बहुत टाइम से ऐसा हुआ नहीं था, तो उन्होंने कहा एक बार करते हैं। तो मैं गुलाब भाई साहब की एक लाइन थी, जागते रहो। हुँ, हुँ। नहीं, गुलाब भाई साहब की एक लाइन थी, ना सोए ना सोने दे, राजस्थान पत्रिका ना सोए ना सोने दे। तो जी। मैं इस पर सोचती रही और महिलाओं के साथ क्या होता है कि जैसे मुझे पार्ट टाइम जॉब ही करनी थी, मुझे घर जल्दी पहुँचना है। तो मुझे जो 8 घंटे वाला वो समय है, उसमें या तो मैं सोचूँ या मुझे तो बस 4 घंटे में सोच के उनको लिख के कॉपी और दे के जाना है। तो मैं सोचती रहती थी इस पे कि ना सोए ना सोने दे, ये तो बहुत अलग लाइन है। तो मैंने एक कविता लिखी, जागते रहो, जागते रहो ताकि कल अपना कर सको, आज मुट्ठी में भर सको। वाह! जागते रहो ताकि अंधेरे से लड़ सको, रोशनी की उम्मीद कर सको। तो ये जो पूरी कविता थी, इस पे पूरी मैंने कैंपेन बना दी। तो इस पे हर बार 2 लाइन्स और आगे गई। तो ये मुझे उस वक़्त ये मालूम हुआ कि देखो कविता में कितनी बड़ी शक्ति है कि वो एक पूरे विज्ञापन अभियान का निर्माण हो गया उससे। तो ये मुझे चीज़ याद आती है। नहीं, जितने भी बेहतरीन विज्ञापन हैं, वो बहुत खूबसूरत कविताएँ ही हैं। मतलब जी, अगर जी, दूसरे मार्मिक विज्ञापन होते हैं, चाहे जी। हमने गुजरात के देखे हों, इधर के बहुत सारे विज्ञापन हैं ऐसे, जो एक कविता की तरह से चलते हैं और जी, एक जैसे वो एक विज्ञापन है छोटे-छोटे चिल्लर को नोट बन जाने दो। हुँ, हुँ, हुँ। जी, तो मैं उस दिन सोच रही थी कि क्या हमारी ज़िंदगी भी तो यही है कि जो भी हम कुछ अलग-सा करना चाहते हैं, तो हम शुरू में उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में जैसे मैं अलग-अलग डायरी में लिखती जाती थी कुछ ना कुछ लाइन्स या कुछ। ये जैसे किताब श्रृंखला की मैं आपको बात बताती हूँ कि ये कैसे निकली। जी। अम, मैं जहाँ रहती थी उसके थोड़ी-सी दूर आगे एक कच्ची बस्ती थी। तो वहाँ अच्छा। से जो लड़कियाँ जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वो घरों में काम करती थीं, तो वो मेरे पास आती थीं और उनका कुछ जैसे बैंक का काम है या कुछ है, तो वो मैं कर देती थी उनका। तो मैं उनको पकड़ के कहती थी कि मेरे पास बहुत किताबें हैं, तुम ये किताब पढ़ के आना और मुझे 15 दिन में वापस करना। तो मैं उन हुँ, सब के बीच में किताब वाली दीदी के नाम से फ़ेमस हो गई। तो अरे वो वाह! एक वो एक चीज़ देखिए वो कहाँ तक आगे तक निकल के आई कि अ जो मैं अभी आगे आपको कविता सुनाऊँगी, उसमें वो बात निकल के आएगी, वो जो मैं बाद में सुनाऊँगी। किताब सीरीज़ की एक और कविता है। तो जी। अभी मैं आपको एक एक कहते हैं ना एक लेखक को एक हंस गीत एक कवि को एक हंस गीत ज़रूर लिखना चाहिए, हुँ, हुँ, जो बिल्कुल। उसके अंत में उसके काम आ जाए। एक हंस गीत उसे लिख के रखना चाहिए। तो उसी लिए मैंने भी एक हंस गीत लिख दिया है। स्वान सॉन्ग। क्योंकि क्योंकि कोरोना काल में ये पता है कि आप सबसे पहले सब आभास कर चुके हैं उस मृत्यु का। जी, 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 बिल्कुल, हाँ। जी। जी, तो स्वागत। इसका नाम है हुँ?
स्वान जी। सॉन्ग अंग्रेजी में कहें तो वो जो हाँ, पोएट्स। हाँ, स्वान सॉन्ग। हाँ, जी, जी। जी। इदम सर्विदम, इदम एकदम से। सर्विदम इसका शीर्षक है। जब ना रहूं तुम लौट आना, पुरवाई बन पुरी समुद्र से, आखेट बन सुंदर वन से, पलक बन बोध मठ से, चहक बन नंदन कानन से। मेरे मन, तुम्हारे पास गति है, मेरे पास लय, तुम्हारे पास है डोर, मेरे पास पतंग। कुछ किरचें मिली हैं मेरी आत्मा पर, साधिकार आग्रह अनुग्रह विग्रह की। तुम बटोर लो ना, तुम बटोर लेना, बिना लहूलुहान हुए, बचा लेना अपने मन का ढांढस। मुस्कुराहटों भरी पर्चियां रखी हैं सीकर हर तकिए में। जैसे ही गिरेगा तुम्हारी आंख का आंसू, जीवित हो उठेगी मेरी मुस्कान। वाह, मुस्कुराहटों भरी पर्चियां रखी हैं सीकर हर तकिए में। जैसे ही गिरेगा तुम्हारी आंख का आंसू, जीवित हो उठेगी मेरी मुस्कान। उसे आदत जो थी रोते हुए मन से हंसते दिखते रहने की बाहर, उसे आदत जो थी रोते हुए मन से हंसते दिखते रहने की बाहर। तुमसे एक और आग्रह है साधिकार, निकाल देना इस स्त्री के भीतर बैठी स्त्री, इस स्त्री के भीतर बैठी स्त्री जलने से ठीक पहले। शुक्रिया। वाह, वाह, बहुत सुंदर कविता है। जी। निश्चित रूप से ये हंस गीत या स्वान सॉन्ग है ये। और हर कवि के पास होता है एक अपने, जो उसके जाने के बाद भी याद किया जाता है। जी। लेकिन अभी उम्र नहीं है आपकी कि ऐसे लिखें। तो अ, ये एक जब हम देखिए कवि के पास शब्द होते हैं और सबसे बड़ा शब्द तो वितान है। जी, तो जब हम आकाश को देखते हैं तो हम बचपन से सप्तऋषि देखते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। ये मेरा रोज ही होता है कि मैं चांद देखूं या नहीं देखूं, सप्तऋषि जरूर देखती हूँ। तो उससे एक कविता उपजी है सप्तऋषि पे। कविता का शीर्षक है भेद का भाव। वाह, अ, सुंदर। ये कविता नई है। मुझे आग्रह था कि मित्रों का कि कुछ नई कविताएं जरूर रखिएगा। जी, अ, तो नई कविता है भेद का भाव। अंधेरे की पोटली थामे बैठे सप्तऋषि के चौथे तारे, वाह, अंधेरे की पोटली थामे बैठे सप्तऋषि के चौथे तारे, तुम्हें सबसे पहले खोजती है दुनिया। वाह, कितना गहरा है दो प्रकाश पुंज के बीच का अंधेरा, हुँ, कितना गहरा है दो प्रकाश पुंज के बीच का अंधेरा, ये मैंने तुम्हें देखकर जाना। हुँ, क्या वह खुद से फीका था या फीकी पड़ गई उसकी चमक दो चमकते सितारों के बीच? क्या वाह, वह खुद से फीका था या फीकी पड़ गई उसकी चमक दो चमकते सितारों के बीच? 6 तारे मिलकर भी एक अकेले तारे को 6 तारे मिलकर भी एक अकेले तारे को सौंप नहीं सके एक मुट्ठी उजाला। वाह, वाह, तो आप इसका संदर्भ देखिए कि हम समाज में जो विसंगतियाँ देखते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि सब एक बराबर हो जाएँ? आज हम हाँ, देख रहे हैं कि 2 बड़े 3 बड़े ग्रुप्स जो हैं वो बहुत अब अभी राजा राम बहादुर सर की पोस्ट आई मैंने पढ़ी उसमें कि इकोनॉमिक टाइम्स की कि उसमें 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं वो बहुत अच्छे ऊपर लेवल पे हैं और बाकी हम देख रहे हैं कि लोग कचरे के ढेर में से रोटी खोज रहे हैं। ये जी, क्यों है बिल्कुल। विसंगति? हाँ, नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से इस रूपक का इस्तेमाल किया ना, ये जो जी, सप्तर्षि मंडल वाला, हालाँकि सप्तर्षि मंडल मुझे खुद बहुत प्रिय है और मेरी भी कुछ कविताओं में भी बहुत आया है। और जी, सप्तर्षि मंडल में जो सबसे चमकदार तारा है, उसका नाम अरुंधति है, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी, और जी, जी। अरुंधति, अगर हम साहित्य की दुनिया में बात करें तो अरुंधति हमारे लिए अभी भी वो सबसे चमकता हुआ तारा है भारत के साहित्य में, अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो जी, लिख रही। जी तो हाँ, अरुंधति मैम बहुत अच्छा लिखती हैं। और अ, अरुंधति हमारे पिछले पीएलएफ में के उद्घाटन में जी, भी आई थी और जी। हमें गर्व है पीएलएफ कि हम। जी, जी, सर पीएलएफ में बहुत अच्छा रहता है कि आप
वहाँ पर सब जगह से साहित्यकार आते हैं। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हम नरेश सक्सेना सर से मिलेंगे और बहुत बड़े सब लोग अलग-अलग जगह से आते हैं साहित्यकार और सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है राजस्थानी और मैं बल्ली सिंह चीमा जी से भी वहीं मिली थी पीएलएफ में ही। अ, जी। तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी, सर। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कविताएँ आपसे सुनते हैं। जी, जी। जी। ये मेरी कविता है गुमान। बारिश के बाद चींटियों ने उतार दिए गीली मिट्टी के जूते। उनकी तेज चाल बताती है पैर जरूरी हैं, जूते नहीं। दरअसल जूते तो किसी के लिए जरूरी नहीं। अपनी जमीन और शर्तों पर जिंदा हुसैन आजीवन चले नंगे पांव। जूते पहने हों तो पैर की मिट्टी और जमीन पर पकड़ छूटती जाती है। आदमी भूल जाता है मिट्टी का नरम और जमीन का खुरदुरा स्पर्श। जूते पहने हो तो पैर की मिट्टी और जमीन पर पकड़ छूटती जाती है। आदमी भूल जाता है मिट्टी का नरम और जमीन का खुरदुरा स्पर्श। भारतवर्ष की ऋतुएं पुकारती थी नंगे पांव, पर कंपनी को चाहिए थे रानी की शान में कवायद करते जूते। जूतों में उड़ता है आदमी, जूतों में उड़ता है आदमी, उसे होता है इतना गुमान कि जूते की नोक पर मसल जाते हैं नन्हे जी। घर भर के जूते उतरे रखे हैं घर के कोने में। घर भर हुँ। के जूते उतरे रखे हैं घर के कोने में। प्रकृति अपनी मिट्टी संवारने खुद चल पड़ी। वाह! बहुत सुंदर ये कविता मैंने पढ़ी थी और मुझे जब जी, पहली बार पढ़ी थी बहुत अच्छी लगी। आज आपने इसका पुनः पाठ किया और जिसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो चींटियों से शुरू करके आप कितने बड़े रूपक में ले जाते हैं। ये इस कविता की बड़ी बहुत खूबसूरत बात है और ये तमाम कविताओं में है आपके यहाँ। जी, जी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कविताएँ जो आप सर मैं एक बात पसंद बताना चाहूँगी यहाँ पर इस मंच से बोलना चाहूँगी क्योंकि ये इतना अच्छा मंच है जी, आज पहली बार मैं खुलकर अपनी बात कह रही हूँ। जी। कि जैसे-जैसे मैंने जाना कि अ, मैं धूप को देखती हूँ, पर्यावरण प्रकृति को देखती हूँ मैं कि जो उसका जो अकिंचन होने का सुख है, वो वो आपको सब कुछ दे देता है। मुझे लगता है वो आपके भीतर जो जितना अ, हाहाकार है, जितना कुछ है उस सबको बाहर निकाल देता है यदि हम अकिंचन होके सब प्रकृति को और सबको देखते हैं। प्रकृति खुद कितनी अकिंचन है। पेड़ सबको फल देते हैं और बीज भीतर ही भीतर संघर्ष करता रहता है और समय आने पर प्रस्फुटित हो जाता है। समय की गलबहियाँ नहीं मिलती हमेशा, कभी उसका रौद्र रूप देखने को मिलता है और कभी वो हम पे गुर्राता भी है समय, तो सुख-दुःख के पहलू चलते रहते हैं। तो ये अकिंचन नाम से मैंने एक कविता लिखी है। जी, जी, स्वागत है। संघर्ष जी, शुक्रिया। संघर्ष से साधा तुमने मुझे, एक अनाड़ी नट की तरह, हर बार गिरते हुए संभली मैं। रस्सी के दूसरे छोर पर पहुँचते ही अपनी उपलब्धि पर ताली बजाई और तुम मुस्कुराकर उसी क्षण छूट गए मुझसे। संघर्ष से साधा तुमने मुझे एक अनाड़ी नट की तरह, हर बार गिरते हुए संभली मैं, रस्सी के दूसरे छोर पर पहुँचते ही अपनी उपलब्धि पर ताली बजाई और तुम मुस्कुराकर उसी क्षण छूट गए मुझसे। गुरूर से बल खाती रस्सी गुरूर से बल खाती रस्सी विनम्रता से पार हो जाती है। हुँ, अकिंचन होने का अर्थ है अकिंचन होने का अर्थ है तुम तक पहुँचने का यही एक मार्ग है। वाह! शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता है। निश्चित रूप से प्रकृति कवियों के लिए एक वरदान है। मतलब अगर जितनी प्रकृति में विविधता है और उसका जो सौंदर्य है, उसका जो सृष्टि का अपना सौंदर्य है, वो सौंदर्य ही कविता में अलग-अलग रूपों में व्यक्त होता है। वो सिर्फ़ प्रकृति का गुणगान नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से हम अपने आप को भी संस्कारित करते हैं, परिमार्जित करते हैं। और जी, ये आपकी कविताएँ सुनते हुए भी लगातार महसूस हो रहा है। तो जी, और आगे शुक्रिया। बढ़ें और कुछ जी, और अच्छी बताएँ आप। अम, जी। मैं आखिरी में 2 कविताएँ सुनाती हूँ। आपने प्रकृति की बात की तो मैं एक
कविता प्रकृति को ही समर्पित करते हुए सुनाती हूँ। हम्म। दरख्त को मालूम है, जी। दरख्त को मालूम है, पत्तों पर फिसलती बूंदों की रंजिश, बेसाख्ता दौड़ती सड़क की बंदिश, दिन का सरकना, रात का धड़कना, राहगीर का सुस्ताना, तितली का मुस्काना, बस नहीं मालूम एक जरूरी सवाल, बस नहीं मालूम एक जरूरी सवाल, उसकी पीठ पीछे 2 हाथ बड़े हैं कुल्हाड़ी के साथ। तो शुक्रिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सर तो अब इस सेशन का अंत करते नहीं हुए नहीं, जो अभी है हमारे पास 10 मिनट है। तब जो अच्छा, समय चल रहा है तो 10 मिनट है हमारे पास। हम जी, कुछ और बात कर सकते हैं। जी। जैसे आपकी पढ़ने में रुचियां बहुत विविधतापूर्ण है। आप कहानी, हाँ, कविता, दर्शन और तमाम तरह जी, का प्रोज और पोएट्री दोनों ही पढ़ लेते हैं। और न केवल हिंदी में बल्कि दूसरी भाषा मतलब अंग्रेजी में भी और उस जी, तरह से। तो आपकी जो पढ़ने की विविधता है वो आपके लेखन में बराबर दिखाई देती है। शुक्रिया अ, सर। जिस तरह से प्रकृति को लेकर है, या आपने अभी जो कविता सुनाई जिसमें सप्तर्षि मंडल का जिक्र है, तो ये जो इतना विविधतापूर्ण जो परिदृश्य या अनुभव जगत होता है, उससे एक कवि जी, बहुत समृद्ध होता है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि जी मेरी सर। खुद की रुचि बहुत सारे विषयों में रहती है, अलग अलग तरह की चीजों को पढ़ने में और अलग तरह से जानने में। तो आपके पास अभी मैं समझता हूँ किताब सीरीज में भी कुछ और कविताएं होंगी, और सर इसके एक अलावा कविता और है किताब सीरीज की, वो तो अंत अंत में में पढ़ूंगी। सुनाइएगा अभी हमारे पास। मैं उससे पहले सर एक एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद सर की। अरे वाह। अ, हाँ, वो कविता मतलब मुझे जब मैं ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे लगता है हर हर चीज़ एक निश्चित समय पर होती है। हमें अपनी गति से चलते रहना चाहिए और हमें वो समय आने पर वो चीज़ मिल जाती है। तो जी। जो उनकी एक कविता है, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, थी हम्म। अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह! क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कड़ी, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूँगी या मिलूँगी धूल में, या जलूँगी फिर अंगारे पर किसी, चूँ पड़ूँगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुँह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और सर इस कविता के आगे एक और बात सुनिए कि जी। जब गुलज़ार साहब कहते हैं कि अ, एक सीपी से खुल गया मोती, हम्म। मुझको एक मानी मिल गया जैसे, वाह वाह, क्या बात है, है बहुत ना? सुंदर। तो अ, तो यही तो है कि हमारा समय समय जब आएगा तो हम जो हम पढ़ते जाते हैं, उसका समय आने पर हम उसको लेखन में ले लेते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक बात पहुँच के आती है। जैसे मैंने आपको अभी वो किताब श्रृंखला में एक सुनाया कि एक पतिव्रता स्त्री, अ, 1 सेकंड। परदेस गए अपने पति के प्रिय लेखक की कुछ किताबें रद्दी में दी हैं, एक पतिव्रता स्त्री ने अभी-अभी। तो जी। सर मैं आपको बताती हूँ ये लिखने के पीछे कहाँ एक कारण था। मैंने पढ़ा कि इस्कॉन के प्रभुपाद जी बहुत पढ़ते लिखते थे और उनकी लिखी हुई जो किताब थी वो उनकी पत्नी ने बेच दी सिर्फ़ 1 कप चाय के लिए। ओहो। तो आप देखिए कि वो घटना कहाँ से और कहाँ तक वो हाँ, कैसे मेरे लेखन में आई। नहीं तो वो तो हम होता है। अपने सर हम अपने लेखन से खुद को जानने लग जाते हैं देखिए, कि वो खुद भी के होता भीतर है। क्या। जी। और बहुत सारे ऐसे संस्मरण, बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां, बहुत सारे हमारे अवचेतन में उपस्थित जी, रहते हैं। और हम हमें खुद को नहीं पता होता कौन सी चीज कब हमारे लेखन में सामने आ जाएगी। जी, तो ये हमेशा होता है एक लेखक के साथ, कि अवचेतन में हाँ, बसी हुई ऐसी स्मृतियां कब एक रचना के रूप में या रचना के साथ चली आती हाँ। सर ये किताबों के जो लिफ़ाफ़े बनते हैं ना,
जी, ये बहुत दुखी करते थे मुझे। बचपन से मैं उनको खोलकर और उस कहानी को पूरी करने की कोशिश करती थी कि वो भी एक मेरा एक खेल था कि उस चीज़ को तो जैसे वो बात निकली कि किताब के बने लिफाफों को पढ़ता, हाथ फिराता 10वीं फेल लड़का। जी, और ये हाँ, प्रत्यक्ष मैंने देखा है कि कि उसके पिता ने उसको परचूनी की दुकान पर बिठा दिया, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता था और बाद में उसको पुस्तकों से प्रेम हो गया, उन लिफाफों के साथ-साथ कि वो उसको करके और वो पढ़ रहा होता था कि ध्यान से। तो ये बात मैं ऐसे मैं ये कह रहा था ये जी। बात मुझ पर खुद पर भी लागू होती है क्योंकि मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि गाँव हम गए थे हमारे, तो वहाँ जी, पढ़ने को कुछ नहीं मिला। तो जैसे लोग आले में अखबार जमा के रख देते हैं ना, तो मैं और कुछ नहीं करा तो वो अखबार निकाल के वही पढ़ने लग गया था कि जी, जहाँ जी, जो जी, कुछ मिले वो पढ़ लेना चाहिए, जितना भी मिले। और पढ़ने जी, की ये आदत जो है, जो लिफ़ाफ़े वाली बात कही आपने, वो मुझे भी याद है कि हमारे पिता की जब नौकरी छूट गई थी तो उन्होंने एक छोटी-सी दुकान की थी, तो उसमें मैं भी बैठता था। तो मेरी भी जी, आदत थी कि वो जो लिफ़ाफ़े हैं उनको क्या बात खोल-खोल है। के पढ़ना, उसमें क्या होता मतलब जो भी होता था। और आज भी कोई अगर कहीं कुछ दिख जाए अप्रत्याशित सा या कोई, तो पढ़ने की ज़रूर होती है कि भई इसमें लिखा क्या है? भले ही वो हमारे हुँ, काम का हो या नहीं हो, लेकिन एक जो पढ़ने के प्रति जो जिज्ञासा है या जो एक जिज्ञासा। आतुरता है पढ़ने को लेकर, वो हमारे लोग मतलब कहना चाहिए कि जो ऐसे जिज्ञासु पाठकों के बीच मौजूद रहती है। और शायद ये जी, हमारे व्यक्तित्व निर्माण का एक बड़ा हिस्सा भी है कि हम इस जी, तरह से बढ़े हैं। जी। जी, तो सर अंत में एक कविता सुना दूँ किताब श्रृंखला की? ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल स्वागत है जी। आपका। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी इस कविता को सबने बहुत पसंद किया। ये वागर्थ में छपी थी। फिर ये विनय उजाला में भी छपी और इसका पंजाबी अनुवाद हो चुका है और हुँ, एक अंग्रेजी अनुवाद के लिए भी एक सज्जन ने इच्छा जताई है और इसका शायद तमिल अनुवाद भी होगा अब। अरे अ, वाह! बहुत-बहुत बधाई। क्योंकि हाँ, वो उनको इंग्लिश पंजाबी अनुवाद मैंने हाँ, देखा इसका। हाँ, जी, जी। इस जी, कविता का स्वागत नाम है चोरी। चोरी, अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी जी। कविता है। बिल आपकी जी, सिग्नेचर शुक्रिया। कविता की तरह से बिल्कुल, हाँ। जी, शुक्रिया। जी, जी। म्यूज़ियम मैं पढ़ती हूँ। हुँ, म्यूज़ियम बैंक या किसी शानदार पार्टी से कड़ी सुरक्षा के बीच हीरा चोरी की रोमांचक खबर हर कोई सुनता है ठिठक कर। जी, मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ दुनिया की तमाम लाइब्रेरियों से चोरी हों किताबें। गली के शोधों के कारण नहीं जा पा रही लाइब्रेरी, मंजुला, नीमा, अरुणिमा किसी भी शाम चोरी की गई कुछ किताबें भिजवा दी जाएं उनके घर ताकि उनका घर बन जाए दुनिया। कुछ किताबें अनाथालयों, वृद्धाश्रमों की चौखट पर भी छोड़ दी जाएं चुपचाप। कुछ किताबें अनाथालयों, वृद्धाश्रमों की चौखट पर भी छोड़ दी जाएं चुपचाप ताकि वहां बीसियों बार पढ़ी गई जर्जर किताबें मुक्ति पा सकें। कुछ किताबें भिजवा दी जाएं जेल के भीतर कुछ किताबें भिजवा दी जाएं जेल के भीतर ताकि सजा याफ्ता कैदी सोच सके इतनी भी बुरी नहीं है ये दुनिया। कुछ किताबें गांवों की स्कूल लाइब्रेरियों में भिजवाई जाएं कुछ किताबें गांवों की स्कूल लाइब्रेरियों में भिजवाई जाएं। आप जानते ही हैं उन्हें जगह भी आवंटित है और रैक भी। वाह! कुछ किताबों को पहाड़ खेत में भी छितरा देना चाहिए। गडरियों के किस्से खत्म होने को हैं और खेतों की मुंडेर पर बैठे बच्चों की टोली को चाहिए अपने सपनों के लिए कोई नई कहानी। कुछ किताबें उस दर पर क्यों ना पहुंचे जहां आते हैं सिर्फ रूप के ग्राहक। कुछ किताबों को ठेले पर गलियों में ले जाकर देनी चाहिए हाँक। कुछ किताबों को ठेले पर गलियों में ले जाकर देनी चाहिए हाँक ताकि लोग जान मान सकें किताब को रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीज ताकि लोग जान मान सकें किताब को रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीज। ये हीरे जैसी किताबें ये हीरे जैसी किताबें कब तक प्रतीक्षा करेंगी लाइब्रेरियों में हमारी। इनके पास पंख हैं, इन्हें उड़कर जाना चाहिए हर जगह। वाह! शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो किताबों के बहाने जी, जो साहित्य या कलाओं के भीतर का जो एक रचनात्मक और संवेदनशील संसार होता है, वो कैसे दुनिया में पहुंचा दिया जाए, वो आपने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। और ये निश्चित रूप से आपकी बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। मुझे अच्छा लगा कि शुक्रिया। आपने इस कार्यक्रम के लगभग अंत में आपने इस कविता का पाठ किया। ये इसका अब तो पंजाबी और दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो रहा है, जी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हम प्रगतिशील शुक्रिया। लेखक संघ की ओर से और व्यक्तिगत रूप से भी आपके लिए शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप रचनात्मकता की सृजनात्मकता की नई मंजिलों पर पहुंचे, और शुक्रिया सर। कहीं कि हमें गर्व हो कि हमारे साथ जुड़े हुए लेखकों जी, में सोनू चौधरी आज एक बड़ा नाम है। तो जी, ये अंत में जाने से पहले मैं कहूँ कि जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, इस बीच हमारे बहुत सारे साथी लेखक ही नहीं बल्कि हमारे मित्र परिजन भी इस कोरोना ने हमसे छीन लिए हैं। तो पिछले जी, दिनों एक राजस्थान के में सिंधी के बड़े लेखक, सिंधी साहित्य के हरि हिमथाणी का देहांत तो हो गया। वो 87 वर्ष के थे और अजमेर में रहते थे, और उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और उनके लगभग 20-22 किताबें हैं। वो मूलतः वो कथाकार थे। उनके 13 उपन्यास और करीबन 9 कविता संग्रह, कहानी संग्रह हैं, और उनकी विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ उनकी रचनाओं का। तो उनको हम राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम उनकी रचनात्मकता को और समझ पाएंगे। और हमारे, आप जानते ही हैं कि राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ सिर्फ हिंदी का नहीं बल्कि तमाम भारतीय भाषाओं का पीएलएफ के माध्यम से एक मंच बन गया है। और तो आने वाले समय में हम हिंदी के साथ राजस्थानी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, सिंधी और भी भाषाओं के लेखकों के साथ संवाद करेंगे, पीएलएफ में भी और उसके अलावा भी जो हमारी नियमित कार्यक्रम श्रृंखला है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले रविवार यानी 13 दिसंबर को हमारे राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की जो जयपुर इकाई है, उसके सचिव हैं भाई अजय अनुरागी। तो वो व्यंग्यकार हैं, तो उनका व्यंग्य पाठ होगा और उनके साथ संवाद करेंगे राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव आदरणीय ईशमधु तलवार सर। तो अगले रविवार को हम फिर इस मंच पे मिलेंगे नए लेखक के साथ। नए तो क्या, मतलब हमारे मित्र और हमारे संगठन के कट्टर धत्ता लेखकों में से एक हैं अजय अनुरागी, और तलवार जी साथ होंगे उनके। तो हम उस तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा लेते हैं। इस बीच आप सब लोगों ने जो यहाँ उपस्थित रहकर हमारे संवाद में को जो सुना और अपनी लगातार प्रतिक्रियाएं देते रहे, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे याद आ रहा, ब्रज श्रीवास्तव हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के पुराने साथी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और वो इस बीच लगातार मौजूद बने रहे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और आप सबका भी जो इस संवाद से जुड़े रहे। और सबसे ज्यादा धन्यवाद सोनू जी का कि आपने आभार। समय निकाल कर हमें ये मौका दिया कि हम आपकी कविताओं जी, से अपने पाठकों, अपने दोस्तों को रूबरू करा सके। अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आप शुक्रिया। सबको हार्दिक सभी शुभकामनाएं का आने आभार। वाले समय के लिए। और ध्यान रखें, अभी बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है, खासतौर से जयपुर में हमारे देखते देखते बहुत सारे मित्र परिजन खो गए हैं, तो हमें सावधानी भी रखनी है और अपनी गतिविधियों को भी आगे ले जाना है। तो आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले रविवार। नमस्कार। तब तक के लिए नमस्कार। 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 शुक्रिया सर। शुक्रिया थैंक यू। सभी का।